नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। अगले महीने के अंदर 10 और राइफल भारत पहुंचेंगे। इसी के वायुसेना के पास राइफल की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। फिलहाल भारत के पास 11 राइफल लड़ाकू विमान हैं, जिससे अंबाला बेस्ड 17 स्क्वाड्रन उड़ा रहे हैं। सरकार के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि भारत को अगले 2-3 में 3 राइफल विमान मिल सकते हैं, जबकि अप्रैल के दूसरे हाफ में 7 से 8 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा राइफल का ट्रेनर वर्जन भी भारत आएगा। यह सभी फ्रांस से सीधे भारत आएंगे, जिन्हें बीच में मित्र देशों की मदद से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए यहां पहुंचाया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान सीमा पर सेना की निगरानी मजबूत होगी और किसी भी तरह की साजिश के खिलाफ काउंटर अटैक भी आसान होगा। भारत के फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ रुपए में 36 राइफल जेट की डील की थी। इनमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट जैसे सभी फीचर होंगे। भारत को जुलाई के आखिर में 5 राइफल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला। 27 जुलाई को 7 भारतीय पायलट्स ने राइफल लेकर फ्रांस से उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। पूरे कोरोना काल में राजस्थान ने पहले संक्रमण रोककर और अब तेज वैक्सीनेशन कर देश को नई दिशा दी है। प्रदेश में अब आबादी के हिसाब से गौर करें तो हर 13वें व्यक्ति को कोरोना का टीका लग चुका है। 7.7 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में अब तक 53.10 लाख टीके लग चुके हैं। वहीं बिहार में 50 लोगों में एक को, उत्तर प्रदेश में 43 लोगों में से एक को, मध्य प्रदेश में 27 में से एक को और महाराष्ट्र में करीब 24 लोगों में से एक को टीका लग चुका है। इस लिहाज से राजस्थान में टीकाकरण की हर दिन बिहार से 4 गुना, यूपी से 3 गुना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 2 गुना है। यानी इन राज्यों में से 200 से 400% ज्यादा है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में 20 लोगों में से एक को टीका लग पाया है। वहीं राजस्थान जैसे बड़े राज्य में हर 13 में से एक व्यक्ति को टीका लगना उपलब्धि है। राजस्थान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के पीछे बुजुर्गों की जागरूकता है। पिछले एक साल में 12% से ज्यादा 70 वर्गीय बुजुर्ग संक्रमित हुए, इसलिए वे खुद ही टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। बीकानेर में 99 साल के हुकुमचंद ने शनिवार को टीका लगाया। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम देश भर में चला रही है। सूरत में भी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर डर भी देखा जा रहा है। ऐसे डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है, उनके अनुसार उनमें अब हाई लेवल की एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए काफी कारगर है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कई डॉक्टरों में 40% और किसी में तो 35-100% तक एस प्रोटीन नामक एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि जिसमें जितना एंटीबॉडी रहेगा वह उतने लंबे समय तक कोरोना से सुरक्षित रह सकेगा। डॉक्टर बताते हैं कि 400% एंटीबॉडी बनने पर लगभग 6 से 8 माह तक कोरोना से बचा जा सकता है। इस एंटीबॉडी से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूत्रों ने ऐसे डॉक्टरों से बात की जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और अब उनमें हाई लेवल की एंटीबॉडी बन गई है। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन का रिजल्ट भले ही 80% बताया गया है, लेकिन जिन लोगों में वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी बन गई है, अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो वह माइल्ड होगा, यानी आपको अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में शनिवार को 114 लोगों की मौत हो गई। देश में तख्ता पलट के बाद एक दिन में हुई मौतों की यह सबसे बड़ी संख्या है। शनिवार को ही म्यांमार में आर्म्ड फोर्स डे मनाया गया। इस दिन सेना परेड निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। इससे पहले 14 मार्च को 74 से 90 लोगों की मौत हुई थी।
यांगून के एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर के मुताबिक 20 से ज्यादा शहरों और कस्बों में ये प्रदर्शन हुआ। म्यांमार में सेना के तख्तापलट और दमन के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें अब तक करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार के जनरल मिन एंग हिंगलिंग ने आर्मी परेड पर सेना की सलामी ली। राजधानी नेपाइटो में हुई परेड के दौरान उन्होंने कहा कि सेना लोगों की रक्षा करेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोशिश करेगी। सरकार टीवी चैनल ने शुक्रवार को कहा था कि प्रदर्शनकारियों को सिर और पीठ में गोली लगाने का खतरा है। इसके बावजूद तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शनकारी यांगून, मांडेले और अन्य शहरों की सड़कों पर निकले। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में एक शख्स ने बार के बाहर भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसमें 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई। हमलावर की तलाश की जा रही है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की उम्र 42, 23, 21 और 18 साल है। 21 साल के एक युवक और 17 साल के 2 बच्चों की हालत स्थिर है। अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोकल मीडिया ने बताया कि गोल्फ एंड सोशल स्पोर्ट्स बार में काफी भीड़ थी। यह जगह शहर के व्यस्त रहने वाले डेलावेयर एवेन्यू के पास है। इसी दौरान एक शख्स ने हैंडगन से भीड़ पर गोलियां चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक स्टोर में 2 और बार में 2 घायल मिले। 3 अन्य लोग अपने वाहनों से हॉस्पिटल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सर्विलांस वीडियो में एक एसयूवी और सफेद कार के आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी रिवर्स कैसीनो की पार्किंग में मौजूद हैं। बाद में वे ग्रे रंग की एक कार से निकल गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें बाद में एसयूवी में 2 हैंडगन मिली है। सफेद कार के बारे में पता चला है कि वह चोरी की गई है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। સશક્ત મહિલા અને તંદુરસ્ત તથા સુપોષિત બાળ બન્યા પ્રગતિશીલ ગુજરાતના વિકાસની પહેચાન। કારણ કે રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે મહિલા અને બાળ વિકાસને પણ એટલું જ મહત્વ આપ્યું છે। 53,000 થી વધુ આંગણવાડીઓ દ્વારા બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ મળે છે પોષક આહાર અને સાથે સ્વાસ્થ્યલક્ષી શિક્ષણ। 15 થી 18 વર્ષની કિશોરીઓને પણ પૂર્ણા યોજના અંતર્ગત પોષક આહાર અને નિસહાય વિધવા બહેનોને હવે મળી એક અનેરી હૂંફ। બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ ફ્લેવર્ડ દૂધ। એટલું જ નહીં, આંગણવાડીમાં શિશુઓને ગુણવત્તાયુક્ત સર્વાંગી શિક્ષણ મળે તે માટે પાપા પગલી યોજનાની શરૂઆત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત હવે ગતિ કરી રહ્યું છે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। देश की सड़कों पर 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। 70 लाख वाहनों के साथ कर्नाटक टॉप पर है। यह सभी वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों का डिजिटल डेटा तैयार किया है। हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के वाहनों की संख्या शामिल नहीं है। इन राज्यों के वाहनों का डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसमें 2 करोड़ वाहन ऐसे हैं जो 20 साल से भी पुराने हैं। ये डिजिटल डेटा वाहन डेटाबेस के आधार पर तैयार किया गया है। डेटा के मुताबिक 56.54 लाख पुराने वाहनों के साथ उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है। प्रदेश में 24.55 लाख वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। पुराने वाहनों के मामले में राजधानी दिल्ली देश में तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में कुल 50 लाख पुराने वाहन हैं। इसमें से 35.11 लाख वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दरें बहुत कम कर दी हैं। आप कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2021 तक अप्लाई करना होगा। इस स्कीम के तहत एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक 6.70% ब्याज पर लोन दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 6.65% ब्याज पर होम लोन दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी समिति समय के लिए ब्याज दर में 0.10% की कटौती की है, 6.65% हो गई है। बैंक का यह एक स्पेशल ऑफर है जो 31 मार्च 2021 तक लागू है। बैंक के अनुसार ब्याज दरें उधार लेने वाले के क्रेडिट स्कोर को और लोन टू वैल्यू रेशियो से लिंक्ड होगी। यह दर होम लोन और बैलेंस ट्रांसफर लोन्स पर भी लागू होगी। यह ब्याज दरें सभी अमाउंट पर लागू हैं। एसबीआई ने भी 1 मार्च को ब्याज दरों में कटौती की है। इससे एसबीआई का होम लोन 6.70% हो गया है। बैंक ने कहा है कि यह रियायती दर सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए रहेगी। इतना ही नहीं, एसबीआई ने 31 मार्च तक 100% प्रोसेसिंग फीस माफ करने की घोषणा की है, यानी आपके कुल लोन पर करीबन 1% की और बचत होगी। आमतौर पर प्रोसेसिंग फीस 0.8% से 1% के बीच होती है। 20 लाख के लोन पर आपको 18 से 20 हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ती है। आजकल लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन क्या आपको रिकरिंग अकाउंट यानी आरडी के बारे में पता है, जिसे सबसे पुरानी एसआईपी भी माना जा सकता है। आरडी में निवेश के जरिए आप छोटे या बड़े फाइनेंशियल गोल को आसानी से पा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर अधिकतम 5.40% ब्याज दे रहा है। ये ब्याज आपको 5 साल की आरडी पर मिलेगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 6 महीने से 10 साल के बीच रहता है। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में आपको मिनिमम 1 साल के लिए निवेश करना होगा। इस आरडी स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। इससे ज्यादा 10 के मल्टीपल में आप कोई भी रकम जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम जमा राशि की कोई लिमिट नहीं है। एक तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम है। कोई भी व्यक्ति इसका खाता किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों में यह अकाउंट खोल सकते हैं। विकास के आसमान पर सूरत एयरपोर्ट तेजी से उड़ान भर रहा है। अब यह से 48 फ्लाइट रोज आवागमन करती हैं। पीक ओवर में हर 15 मिनट पर एक फ्लाइट है। आवाजाही 4 साल में ही 110% की ग्रोथ के साथ सूरत एयरपोर्ट ने 3 शहरों को पीछे छोड़ दिया है। अब यह देश के टॉप 50 एयरपोर्ट में से बड़ोदरा को पीछे छोड़ 33वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 11 माह में यात्रियों की संख्या 37 से बढ़कर 97,000 प्रति माह हो गई है। अप्रैल 2020 में सिर्फ 37 ने यात्रियों सफर किया था। पैरेलल टैक्सी वे का काम चल रहा है। इसके बनने से 23 एयरक्राफ्ट एक साथ पार्क हो सकेंगे। तब हर 7 मिनट पर फ्लाइट उपलब्ध होगी। रोजाना अब यात्रियों की संख्या 4500 के पार हो चुकी है। समर शेड्यूल में लगभग 8 से 10 और फ्लाइट बढ़ सकती है, क्योंकि गो एयर यहां से लगभग 7 फ्लाइट एक साथ शुरू करने की तैयारी में है। इंडिगो भी 2, जबकि स्टार एयर और फ्लाइट शुरू करेगी। आने वाले 2 महीने में पैसेंजर ट्रैफिक प्रतिदिन 5500 के पार और प्रति माह 1 लाख के पार पहुंच जाएंगी। 23 विमानों की पार्किंग सूरत एयरपोर्ट पर एप्रन एरिया का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे यहां कुल 23 उड़ानों की पार्किंग क्षमता हो जाएगी। यह मुंबई एयरपोर्ट के लिए विकल्प बन जाएगा। यहाँ भी फ्लाइट यहां पार्क हो सकेगी और सुबह वापसी में यात्री भी लेकर चलेगी। पैंतालीस से कम उम्र के लोगों को 1 अप्रैल से वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन मगोब में ऐसे लोगों को भी अभी टीका लगाना शुरू कर दिया है। 45 साल से कम उम्र की जिस महिला को वैक्सीन लगाई गई वह कॉमोर्बिड हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में नहीं आती। मनपा के हेल्थ अधिकारी का कहना है कि अभी 45 साल से कम उम्र के आम लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 18 में मगोब स्कूल में 30 साल से अधिक उम्र वालों और उम्रा अर्बन हेल्थ सेंटर पर 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन देने का मैसेज सोशल मीडिया पर आया था। इससे 45 साल से कम उम्र के आम लोग पहुंच गए। शनिवार दोपहर 1 बजे वार्ड नंबर 18
मगोब स्कूल में एक 41 साल की संगीता ने वैक्सीन ली। उन्होंने मगोब स्कूल में ही अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया और तुरंत वैक्सीन भी ली। संगीता ने बताया, मैं गृहिणी हूँ, कहीं पर काम नहीं करती हूँ। इसी तरह राजपुरोहित दंपति ने भी मगोब स्कूल में दोपहर 1:15 बजे वैक्सीन ली। पति 48 जबकि पत्नी 47 साल की है। ये दोनों न कॉम्बोर्ड हैं, न हेल्थ वर्कर, न फ्रंटलाइन वर्कर। पर्वत पाटिया हेल्थ सेंटर को डॉक्टर राजन ने कहा कि 45 साल से कम सिर्फ बैंक कर्मी, पोस्ट, रेलवे, सरकारी कर्मचारी को टीका लग रहा है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। સશક્ત મહિલા અને તંદુરસ્ત તથા સુપોષિત બાળ બન્યા પ્રગતિશીલ ગુજરાતના વિકાસની પહેચાન। કારણ કે રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે મહિલા અને બાળ વિકાસને પણ એટલું જ મહત્વ આપ્યું છે। 53,000થી વધુ આંગણવાડીઓ દ્વારા બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ મળે છે પોષક આહાર અને સાથે સ્વાસ્થ્યલક્ષી શિક્ષણ। 15 થી 18 વર્ષની કિશોરીઓને પણ પૂર્ણા યોજના અંતર્ગત પોષક આહાર અને નિસહાય વિધવા બહેનોને હવે મળી એક અનેરી હૂંફ। બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ ફ્લેવર્ડ દૂધ। એટલું જ નહીં, આંગણવાડીમાં શિશુઓને ગુણવત્તાયુક્ત સર્વાંગી શિક્ષણ મળે તે માટે પાપા પગલી યોજનાની શરૂઆત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત હવે ગતિ કરી રહ્યું છે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राज्य सरकार ने 10 साल बाद जंतरी दर में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। विधानसभा का मौजूदा सत्र खत्म होने के बाद इस पर अमल किया जा सकता है। जंतरी दर में बढ़ोतरी होने के बाद घर और महंगे हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि जंतरी दर में वृद्धि को अंतिम रूप दे दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 10 साल से जंतरी दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में जंतरी दर बढ़ाने का मन बना लिया है। दरअसल जंतरी दर न बढ़ने से सरकार को भी परेशानी हो रही है। खास करके जमीन के अधिग्रहण में अवरोध पैदा हो रहा है। अधिग्रहण की गई जमीन का बाजार भाव जंतरी दर से कई गुना अधिक होता है। इस वजह से जमीन मालिक जंतरी दर पर देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो जंतरी दर को बढ़ाकर 2 गुना किया जा सकता है। विधानसभा सत्र के बाद राज्य सरकार इस पर फौरन निर्णय ले सकती है। इसके लिए सरकार ने 1.5 साल पहले सर्वे करवाया था। प्रदेश में वर्ष 2011 में जमीन की जंतरी दर में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि बाजार भाव में 1400 गुना वृद्धि हुई है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच विराट कोहली के लिए बतौर कप्तान 200वां इंटरनेशनल मैच है। विराट यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की ही इतनी मैचों में कप्तानी रही है। इस मैच से पहले विराट को 199 मैचों में 127 में जीत मिली है, यानी उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 63% मैच जीते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 या इससे अधिक मैचों में कप्तानी कर चुके खिलाड़ियों में इससे बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ रिकी पॉन्टिंग के नाम है। विराट 200 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के 8वें क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले जिन 7 क्रिकेटरों ने यह उपलब्धि हासिल की, उनमें से 3 ने 300 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है। 332 मैचों में कप्तानी के साथ महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे हैं। हालांकि जीत के मामले में रिकी पॉन्टिंग सबसे आगे हैं। उनके कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 67% मैच जीते हैं। विराट ने अब तक जिन 200 मैचों में कप्तानी की है, उनमें 95 वनडे मैच शामिल हैं। इससे पहले विराट ने 94 वनडे मैचों में टीम इंडिया को 64 मैचों में जीत दिलाई है। भारतीय खिलाड़ियों में धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली उनसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा विराट ने 60 टेस्ट और 45 T20 मैचों में भी कप्तानी कर चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से पहले बीसीसीआई ने
विवादों में आए सॉफ्ट सिग्नल पर बड़ा फैसला किया है। इस सीजन में बोर्ड ने इस सिस्टम को हटा दिया है। अब किसी फैसले को थर्ड अंपायर को ट्रांसफर करने से पहले सॉफ्ट सिग्नल नहीं दे पाएंगे। यही नहीं, थर्ड अंपायर अब फील्ड अंपायर को नो बॉल और शॉर्ट रन के फैसलों को भी बदल सकेंगे। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी मांग की थी कि सॉफ्ट सिग्नल के नियम को हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले मैच का रुख बदल सकते हैं। दरअसल अब तक फील्ड अंपायर किसी फैसले पर कंफ्यूजन की स्थिति में थर्ड अंपायर की फैसला करते थे, तो उससे पहले उनसे सॉफ्ट सिग्नल के तहत अपना फैसला देना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। बोर्ड ने बताया कि इस सिस्टम से थर्ड अंपायर बिना किसी दबाव के स्वतंत्र होकर निष्पक्ष निर्णय दे सकेंगे। फील्ड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल देने पर थर्ड अंपायर भ्रमित हो जाता था, जिससे कई बार थर्ड अंपायर के फैसले पर इसका असर पड़ता था। इंग्लैंड के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने शुक्रवार को एक नया म्यूजिक करिकुलम लॉन्च किया है, जिसमें भारतीय संगीत जगत से भी कुछ खास गानों की रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। इनमें मलाइका अरोड़ा के चार्ट बस्टर सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई को भी जोड़ा गया है। इस पूरे पाठ्यक्रम को यूके के 15 म्यूजिक एजुकेशन स्पेशलिस्ट, टीचर्स, एजुकेशन लीडर्स और संगीतकारों ने तय किया है, जिससे स्कूल में हाई क्वालिटी का म्यूजिक एजुकेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। सलमान खान की फिल्म दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई के अलावा AR रहमान का कंपोज किया हुआ जय हो, अनुष्का शंकर का इंडियन समर और किशोरी अमोनकर का सहेली रे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मुन्नी बदनाम हुई को लेकर पाठ्यक्रम के नोट में लिखा गया था कि बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर बिना प्लॉट के ऐड किए जाते हैं। फिल्म का लीड हीरो चुलबुल पांडे इस गाने में आता है, वहीं परफॉर्मर और प्रोड्यूसर मलाइका केवल इसी गाने में दिखाई देती हैं। इस गाने की संगीत, डांस और कलरफुल विजुअल्स में बॉलीवुड के कई टिपिकल फीचर्स लिए गए हैं। दिव्यंका त्रिपाठी दैया टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। उन्होंने अपने लुक्स और एक्टिंग स्किल्स में लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। यहाँ तक कि करण पटेल के अपोजिट यह है मोहब्बतें में उनके काम को बहुत सराहा गया था। अब वो क्राइम पेट्रोल में होस्ट के रोल में काफ़ी सुर्खियों बटोर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह बहुत लंबी शूटिंग थी, पर अब दिव्यंका ने शो के रैप अप की खबर अनाउंस की है। दिव्यंका ने पूरे क्रू के साथ पोज देते हुए सोशल मीडिया पर शूटिंग के आखिरी दिन की कुछ फोटोज शेयर की है और कहा, यह टीम बहुत प्यारी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी को मैं निश्चित रूप से बहुत मिस करूंगी। क्राइम पेट्रोल में मेरे कुछ एपिसोड टेलीकास्ट होने के लिए अभी भी बाकी है, पर अभी शो रैप अप हो गया है। यह मोहब्बतें दिसंबर 2019 में ऑफ एयर हुआ था और उसके बाद यह दिव्यंका का पहला शो था। उन्होंने इस शो में होस्ट की भूमिका निभाकर बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया है। साथ ही उन्होंने अपने फैशन स्टेटमेंट से भी सबको चौंका दिया है। क्राइम पेट्रोल के बारे में बात करते हुए दिव्यंका ने कहा था कि यह एक छोटा समय था और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने के लिए एक्साइटेड थी। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद। હોળી ધૂળેટી છે ખુશીઓનો તહેવાર. આ વખતે આપણે ખુશી વહેંચીશું કોરોના